कंप्यूटर के क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में रिपीट हुए क्वेश्चंस है ये ग्रुप 3 सब इंजीनियर्स में। क्वेश्चन नंबर 96, प्रिंटिंग के संदर्भ में संक्षिप्त नाम डीपीआई का क्या अर्थ है? डॉट्स प्रति इंच। डीपीआई का अर्थ है डॉट्स प्रति इंच। प्रिंटिंग के संदर्भ में डीपीआई का मतलब डॉट्स प्रति इंच, डॉट पर इंच होता है या किसी इमेज को प्रिंट करते समय प्रति इंच बनने वाली स्याही के डॉट्स की संख्या को दर्शाता है। उच्च डीपीआई का मतलब है कि प्रति इंच अधिक डॉट्स, जिससे बेहतर विवरण और स्पष्टता के साथ एक तस्वीर प्रिंट होती है। जितने ज़्यादा डीपीआई होंगे इमेज उतनी ही ज़्यादा क्लियर और साफ दिखेगी, और जितने कम डॉट्स होंगे इमेज उतनी भद्दी होगी। तो डीपीआई का अर्थ होता है सीधा सा है कि डॉट्स प्रति इंच, डॉट्स पर इंच। उदाहरण के लिए 300 डीपीआई वाला प्रिंटर 200 डीपीआई वाले प्रिंटर से अधिक स्पष्ट और विस्तृत प्रिंट देगा, क्योंकि इसमें प्रति इंच की संख्या अधिक होगी। डीपीआई किसी भी प्रिंटर की रेजोल्यूशन क्षमता को दर्शाता है। किसी भी प्रिंटर की जो रेजोल्यूशन क्षमता होती है, कैपेसिटी, उसको दर्शाता है डीपीआई, और यह प्रिंट की गुणवत्ता को प्रभावित करता है। जो प्रिंट की गुणवत्ता होती है, क्वालिटी, उसको भी प्रभावित करता है डीपीआई। तो डॉट्स पर इंच से बहुत इफेक्ट होता है इमेज की क्वालिटी पर। क्वेश्चन नंबर 97, कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम ओएस का उद्देश्य क्या होता है? कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम ओएस का उद्देश्य क्या होता है? कंप्यूटर के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर संसाधनों का प्रबंधन करना और उन्हें नियंत्रित करना। कंप्यूटर के ऑपरेटिंग सिस्टम का उद्देश्य, जो मेन उद्देश्य, वो है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के संसाधनों का प्रबंधन करना, ताकि वो एक दूसरे के साथ समन्वय बना के चल सके, काम हो सके हमारा। साथ ही उपयोगकर्ता और कंप्यूटर के बीच एक आसान इंटरफेस प्रदान करना। साथ ही उपयोगकर्ता और कंप्यूटर के बीच एक ऐसा आसान इंटरफेस प्रदान करना जिससे कि उपयोगकर्ता कंप्यूटर को आसानी से उपयोग कर सके और सॉफ्टवेयर हार्डवेयर पर रन हो सके। इस प्रकार का एक सामंजस्य बिठाता है ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसको बोलते हैं ओएस। कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम ओएस का मुख्य उद्देश्य कंप्यूटर के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर संसाधनों का प्रबंधन करना और उन्हें नियंत्रित करना है। साथ ही उपयोगकर्ता और कंप्यूटर के बीच एक आसान इंटरफेस प्रदान करना होता है ताकि उपयोगकर्ता अनुप्रयोगों का प्रयोग कर सके और विभिन्न कार्यों को कुशलतापूर्वक निष्पादित कर सके। ओएस सुनिश्चित करता है कि सभी घटक मिलकर काम करें, संसाधनों का उचित आवंटन हो और मल्टीटास्किंग व सुरक्षा जैसी सुविधाएं प्रदान हो। बहुत सारे कार्य उपयोग करता है वो कंप्यूटर पर आसानी से कर सके और उसको आसानी से उपयोग कर सके कंप्यूटर को। इस प्रकार का एक इंटरफेस प्रदान करता है ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ओएस का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? कंप्यूटर के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच एक प्रबंधन करना और उन्हें नियंत्रित करना, साथ ही साथ उपयोगकर्ता को एक आसान इंटरफेस प्रदान करना होता है ताकि उपयोगकर्ता अनुप्रयोग, जितने भी एप्लीकेशन से कंप्यूटर के प्रयोग से, उनको आसानी से निष्पादित कर सकें। और यह ओएस ये सुनिश्चित करता है ऑपरेटिंग सिस्टम कि सभी घटक मिलकर काम कर रहे हैं कि नहीं। जैसे कि कीबोर्ड लगा दिया, माउस लगा दिया, स्पीकर, उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम भी हम चला रहे हैं। जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट हम एप्लीकेशन टूल चला रहे हैं, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट हमने रन कर लिया, फोटोशॉप ओपन कर लिए, वीडियो एडिटिंग टूल्स ने उसमें डाल दिए। तो सारे हमको सभी की एक साथ जरूरत लग रही है अब, तो सारे एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ये भी सुनिश्चित करता है ऑपरेटिंग सिस्टम। और मल्टीटास्किंग व सुरक्षा जैसी सुविधाएं, जैसे कि अब हमको इंटरनेट भी चलाना है, इसके साथ में इंटरनेट से कुछ सर्च करना है तो फायरफॉक्स, मोजिला, क्रोम ये भी चला रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें एक साथ काम, जो एप्लीकेशन से सारे एक साथ काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ये भी सुनिश्चित करता है ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम ओएस के मुख्य उद्देश्य हार्डवेयर सॉफ्टवेयर का प्रबंधन। ओएस कंप्यूटर के सभी हार्डवेयर, जैसे कि कीबोर्ड, माउस, स्पीकर, प्रिंटर, मेमोरी, स्टोरेज, जो स्टोरेज मेमोरी होती है, और सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन संसाधनों को व्यवस्थित करता है। और सॉफ्टवेयर संसाधन जैसे कि हमारा माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस हो गया, इसमें पावर पॉइंट, एक्सेल, वर्ड सारे आ गए, हमारा
एडोब फोटोशॉप आ गया, वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर आ गए। सभी सॉफ्टवेयर जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं इन कंप्यूटर के हार्डवेयर पर रन हो पा रहे हैं या नहीं, ये सुनिश्चित करता है ओएस। उपयोगकर्ता इंटरफेस प्रदान करना, उपयोगकर्ता के लिए एक सरल और उपयोगकर्ता अनुकूल इंटरफेस जैसे विंडोज या मैक ओएस प्रदान करता है, जिससे भी आसानी से कंप्यूटर से इंटरेक्ट कर सकते हैं। थर्ड है संसाधन आवंटन। संसाधन आवंटन यह सुनिश्चित करता है कि विभिन्न एप्लीकेशन बहुत सारे एप्लीकेशन हो गए हमारे, और उपयोगकर्ता एक ही समय में सीपीयू, मेमोरी और स्टोरेज जैसे संसाधनों का प्रभावी ढंग से उपयोग कर सके। तो संसाधन आवंटन भी करता है कि हमको एक साथ कंप्यूटर पर कई सारे एप्लीकेशन चलाने हैं, तो ये इनका भी मॉनिटरिंग कौन करेगा, तो ओएस करेगा। ओएस की हेल्प से ही हम एक साथ कई सारे ऑपरेटिंग सिस्टम्स, ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हम रन कर सकते हैं। एक हम वर्ड चला रहे हैं, वर्ड के साथ हमने हमारा एडोब फोटोशॉप ओपन कर लिया, कोरल ड्रॉ ओपन कर लिया, टैली ओपन कर लिया, उसके साथ साथ हमने फिर इंटरनेट भी ओपन कर लिया, फायरफॉक्स भी खोल लिया, इंटरनेट पर भी चला रहे हैं। तो ये सारी चीज़ों का प्रबंधन ओएस करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम के मुख्य उद्देश्य मल्टीटास्किंग। ओएस कई प्रोग्राम को एक साथ चलाने की अनुमति देता है। हर प्रोग्राम को आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराता है। जो भी प्रोग्राम है जिसकी यूनिट है उसको आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराता है और उनके बीच काम को समन्वित करता है। सुरक्षा प्रदान करना। ओएस अनधिकृत पहुंच, वायरस और मेलवेयर से कंप्यूटर सिस्टम को बचाने के लिए सुरक्षा उपाय लागू करता है, जिसे उपयोगकर्ता प्रमाणीकरण और इंक्रिप्शन कहते हैं। इंक्रिप्शन, हम ऑपरेटिंग सिस्टम चला रहे हैं, जैसे हम कंप्यूटर रन कर रहे हैं, तो उसमें कई सारे एप्लीकेशन ऐसे होते हैं जिसे हम उनको डाउनलोड करते हैं, तो वो ओएस एक बार हमको अलर्ट देगा कि ये हार्मफुल है सिस्टम के लिए, ताकि हम उसको सिस्टम पर ना चलाएं। तो एक प्रकार से सुरक्षा भी प्रदान करता है ऑपरेटिंग सिस्टम। इसके साथ साथ फिर प्रमाणीकरण इंक्रिप्शन भी प्रदान करता है। हार्डवेयर अमूर्तन एब्स्ट्रैक्शंस, यह हार्डवेयर की जटिलता को छिपाता है। हार्डवेयर की जितनी जटिलता होती है उनको छिपाता है, जिससे सॉफ्टवेयर डेवलपर्स को हार्डवेयर विशिष्ट विवरणों की चिंता किए बिना एप्लीकेशंस बनाने में मदद मिलती है, जिससे सॉफ्टवेयर की संगतता बढ़ती है। त्रुटि प्रबंधन, एरर मैनेजमेंट कैसे निकालता है। ओएस सिस्टम संचालन के दौरान होने वाली त्रुटियों का पता लगाता है। संचालन के दौरान होने वाली त्रुटियों का पता लगाता है ऑपरेटिंग सिस्टम, और उसके बाद उनका प्रबंधन करता है और सिस्टम की स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए त्रुटि संदेश वो पुनर्प्राप्ति तंत्र प्रदान करता है। त्रुटि संदेश पुनर्प्राप्ति तंत्र प्रदान करता है। क्वेश्चन नंबर 98, कंप्यूटर मेमोरी के संदर्भ में एसरेम का क्या अर्थ है। एसरेम का अर्थ स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी है। स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी है एसरेम। कंप्यूटर मेमोरी के संदर्भ में एसरेम का अर्थ स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी है। यह एक प्रकार की अस्थिर मेमोरी को वोलेटाइल मेमोरी बोला जाता है। अस्थायी अस्थिर मेमोरी होती है जो बिजली की आपूर्ति होने तक डेटा को रखती है। बिजली की प्राप्ति तक हो रही तब कंप्यूटर में डेटा को रखेगी, लेकिन डीरेम की तरह इसे लगातार रिफ्रेश करने की आवश्यकता नहीं होती। लेकिन डीरेम को हम बार बार रिफ्रेश करते हैं, इसको रिफ्रेश करने की कोई आवश्यकता नहीं होती है, जिससे बहुत तेज होती है। एसरेम आमतौर पर कंप्यूटर का सीपीयू होता है, केस मेमोरी के लिए उपयोग की जाती है, क्योंकि यह डीरेम की तुलना में अधिक तेजी से डाटा को एक्सेस प्रदान करती है। डीरेम की तुलना में अधिक तेजी से डाटा को एक्सेस प्रदान करती है। इसमें डाटा कब तक स्टोर रहता है, जब तक कंप्यूटर चालू है। जैसे कंप्यूटर बंद होता है तो इसमें से डाटा आउट हो जाता है, उड़ जाता है। एसरेम का फुल फॉर्म होता है स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। मुख्य बिंदु, स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी एसरेम का पूर्ण रूप है। अस्थिर मेमोरी, वोलेटाइल मेमोरी। अस्थिर मेमोरी को वोलेटाइल मेमोरी बोला जाता है। यह बिजली की आपूर्ति रहने तक डाटा को बनाए रखती है, बिजली जाने पर डाटा खो जाता है। तेज एक्सेस गति, फास्ट एक्सेस स्पीड। एसरेम को रिफ्रेश करने की आवश्यकता नहीं होती है, इसको रिफ्रेश नहीं किया जाता है एसरेम को, जिससे इसका डाटा एक्सेस डीरेम की तुलना में बहुत तेज होता है। इस पर जो डाटा एक्सेस होता है, हमको डाटा दिखा देता है, वो
एसरैम पे एक्सेस होता है, चल रहा होता है, तो बहुत तेजी से एक्सेस होता है। डीरैम में वो स्लो होता है, घूमता रहता है, तो इसको रिफ्रेश करने की आवश्यकता भी नहीं होती है। मुख्य बिंदु, उच्च लागत और कम क्षमता, हायर कॉस्ट एंड लोअर कैपेसिटी, यह आमतौर पर डीरैम से अधिक महंगी होती है। अब उसकी क्वालिटी ज़्यादा है डीरैम से, तेज गति से डाटा एक्सेस हो रहा है, बार बार रिफ्रेश करने की आवश्यकता नहीं है, तो अब सीधी सी बात है कि जब उसमें क्वालिटी ज़्यादा है तो वो महंगी भी होगी डीरैम की तुलना में, और समान आकार की तुलना में कम डेटा संग्रहित करती है। उस अगर आकार दोनों का समान है तो उससे कम डेटा संग्रहित करेगी डीरैम से। क्यों? क्योंकि इसकी और क्वालिटीज ज़्यादा है तो फिर ये वाली क्वालिटीज की कम है। कहीं प्लस पॉइंट है तो माइनस भी है उसका। उपयोग, यूजेस, इसका उपयोग मुख्य रूप से सीपीयू कैश मेमोरी जैसे L2 L3 केस के लिए किया जाता है, जो बार बार उपयोग में किए जाने वाले डेटा को जल्दी से एक्सेस करने में मदद करता है। क्योंकि बार बार कोई डाटा हमको एक्सेस करना है तो उसको जल्दी से एक्सेस करने में मदद मिलती है। इसका उपयोग मुख्य रूप से सीपीयू के L1, L2 और L3 में उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 99, साइबर सुरक्षा में फिशिंग शब्द का क्या अर्थ है? साइबर सुरक्षा में फिशिंग का अर्थ क्या है? संवेदनशील जानकारी जैसे कि लॉगिन, क्रेडेंशियल, पासवर्ड या क्रेडिट नंबर आदि, क्रेडिट कार्ड नंबर आदि प्राप्त करने का तरीका होता है साइबर सुरक्षा। फिशिंग, फिशिंग मतलब संवेदनशील जानकारी को प्राप्त करने का तरीका, जैसे कि ओटीपी, क्रेडिट कार्ड नंबर, पासवर्ड, क्रेडेंशियल्स, लॉगिन आदि प्राप्त करने का तरीका होता है फिशिंग। साइबर सुरक्षा में फिशिंग एक प्रकार का साइबर हमला होता है। साइबर हमला होता है साइबर सुरक्षा में फिशिंग। इससे हमलावर किसी विश्वसनीय व्यक्ति या संस्था का नाम लेकर धारण करके ईमेल, टेक्स्ट या वेबसाइटों के माध्यम से पीड़ितों को धोखा देता है ताकि उनकी संवेदनशील जानकारी प्राप्त कर सके, जैसे कि पासवर्ड, आईडीज और आईडी, पासवर्ड, क्रेडिट कार्ड नंबर, पैन कार्ड नंबर चोरी कर सके। चोरी की गई जानकारी का उपयोग करके डेटा चुराने, पहचान चुराने या पीड़ित को के डिवाइस पर मेलवेयर इंस्टॉल करने के लिए किया जाता है। तो साइबर फिशिंग का सीधा सा फंडा ये है कि किसी भी के साथ फ्रॉड करने की प्रक्रिया, जैसे कि उसका क्रेडेंशियल, आईडी, पासवर्ड चुरा लेना, उसका क्रेडिट कार्ड नंबर चुराना आदि का एक तरीका होता है फिशिंग। तो साइबर सुरक्षा में फिशिंग का अर्थ है एक साइबर हमला, जिससे कि हमलावर किसी विश्वसनीय व्यक्ति या संस्था आदि का नाम लेकर वेबसाइट, मेल आईडी और मोबाइल नंबर का प्रयोग करके पीड़ित को धोखा देता है ताकि उनकी संवेदनशील जानकारी, जैसे कि पासवर्ड, संवेदनशील जानकारी, आधार कार्ड, पैन कार्ड नंबर, बैंक अकाउंट नंबर, क्रेडिट कार्ड नंबर आदि को प्राप्त कर सके और जिससे कि वो पैसा चुरा ले। और कुछ जानकारी इसलिए भी लेते हैं ताकि जो पीड़ित है के डिवाइस पर मेलवेयर इंस्टॉल करके उसकी कोई भी जानकारी प्राप्त कर सकें, उसको हैक कर सकें। फिशिंग कैसे काम करता है? धोखाधड़ी वाले संदेश, हमलावर ऐसे संदेश भेजते हैं जो वैध और भरोसेमंद प्रतीत होते हैं, जैसे कि आपका बैंक, कोई प्रसिद्ध कंपनी या सरकारी संस्था के नाम से वो मैसेज भेजते हैं। संवेदनशील जानकारी का लालच, इन संदेशों में अक्सर एक लिंक छिपा होता है, या किसी कार्रवाई के लिए आग्रह किया गया होता है कि आप ये डाटा फिल कर दें। जब आप लिंक पर क्लिक करते हैं या वो डाटा फिल करके सबमिट कर देते हैं तो आपका सारी जानकारी हमलावर को मिल जाती है। जानकारी प्राप्त करना, यह नकली वेबसाइट आपसे आपकी व्यक्तिगत जानकारी या लॉगिन क्रेडेंशियल दर्ज करने के लिए कहेगी, जिससे कि हमलावर उनसे चुरा लेता है। फिशिंग क्यों होता है? फिशिंग हमले के पीछे हमलावर का मुख्य उद्देश्य होता है पैसे चुराना, क्रेडिट कार्ड या बैंक की जानकारी चुराकर पैसे चुरा लेता है। पहचान की चोरी, आपकी व्यक्तिगत जानकारी का दुरुपयोग करके आपकी पहचान चुराना। मेलवेयर इंस्टॉल करना, दुर्भावनापूर्ण लिंक पर क्लिक करने से आपकी डिवाइस पर मेलवेयर इंस्टॉल हो जाएगा और रैनसमवेयर इंस्टॉल हो सकता है, रैनसमवेयर, जिससे कि आपकी संवेदनशील जानकारी हमलावर को मिलती रहेगी। बचाव के तरीके क्या है इसके? तो अब फिशिंग हो गया, फिशिंग में तो इस प्रकार की जानकारी भी लेते हैं
इससे बचाव बचाव करना है तो बचाव संदिग्ध लिंक पर क्लिक ना करें। कोई भी लिंक मिले हर किसी लिंक पर क्लिक ना करें, इससे इसको डिलीट कर दें। ईमेल या मैसेज में किसी भी लिंक पर क्लिक करने से पहले उसे जांच लें, अच्छे से जांच लें, उसके बाद ही उस पर क्लिक करें या कोशिश करें कि उससे बचें। जानकारी की जांच करें। यदि कोई संदेश किसी प्रतिष्ठित संस्था के होने का दावा करता है तो पहले वेबसाइट की यूआरएल या ईमेल के पते की जांच करके सुनिश्चित करें कि वो असली है नहीं। अगर आपको कोई मेल के माध्यम से कोई लिंक मिलता है या कोई जानकारी भरने के लिए कहता है बैंक के नाम से या कोई गवर्नमेंट संस्था के नाम से, तो पहले आप उसकी जांच करें, मेल वेबसाइट की यूआरएल से उसकी जांच करें और उसके बाद फिर उसमें जानकारी अपनी डालें। मजबूत पासवर्ड का प्रयोग करें। पासवर्ड हमेशा ऐसे रखें जिससे कि कोई उपयोग में ना कर सके, कोई अंदाजा भी नहीं लगा के आपका पासवर्ड डालें। इस प्रकार के पासवर्ड, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड का इस्तेमाल करें। अपने सभी ऑनलाइन खातों के लिए एक मजबूत यूनिक पासवर्ड का इस्तेमाल करें ताकि कोई उन्हें चुरा ना सके। क्वेश्चन नंबर 100, एक निबल कितने बिट के बराबर होता है? एक निबल 4 बिट के बराबर होता है। एक निबल में 4 बिट होते हैं या एक बाइट में का आधा होता है, क्योंकि एक बाइट में 8 बिट्स होते हैं। 8 बिट्स होते हैं एक बाइट में, एक बाइट एक निबल 4 बिट्स के बराबर होता है। एक बिट बिट डेटा स्टोरेज करने की सबसे छोटी इकाई होती है बिट, जो केवल 0 या 1 स्टोर कर सकती है। निबल 4 बिट्स के समूह को एक निबल कहते हैं। 4 बिट के समूह को एक निबल कहते हैं। ये एक हाफ बाइट भी कहलाता है, हाफ बाइट भी कहलाता है, क्योंकि एक बाइट में 8 बिट्स होते हैं। एक बाइट में 2 निबल होते हैं, 2 निबल। एक निबल 4 बिट्स या हाफ बाइट के बराबर होता है, या 2 निबल बराबर 1 बाइट। क्वेश्चन नंबर 100 हमारा कंप्लीट हुआ। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।